स्वागत है। मैं सेल्फ विनय ओझा। आज का टॉपिक है पूर्णांक संख्या कक्षा 7 के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर अंत में परिमेय संख्या। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या का प्रतीक मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है n यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्रकृति। जैसे हम किसी भी चीज की गिनती शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। अतः वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं। अतः इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो 1 से शुरू या प्रारंभ होती है कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। अब उदाहरण या एग्जांपल लिखेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट, और ये निशान आप सबको जैसे पता ही है किसका होता है? अनंत का होता है। ठीक है। फिर अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका प्रतीक है W यानी होल नंबर। और इस प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सिर्फ इसमें और इसमें फर्क किसका है? शून्य का। शून्य इस समूह में और जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अतः इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो शून्य या 0 से प्रारंभ होती है या शुरू होती है तथा कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अतः अनंत तक जाती है कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो सिर्फ आपको करना क्या है? 1, 2, 3 डॉट 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 करते हो और इस एक क्या लगाना है? शून्य। तो ये समूह किसका हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा। अगली आती है पूर्णांक, जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का, पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। इसका प्रतीक क्या हो गया? i। अब संख्या रेखा हमने पढ़ी हुई है तो मैं एक छोटी सी संख्या रेखा यहाँ बना रहा हूँ। देखिए संख्या रेखा में सबसे बीच में क्या, शुरुआत में क्या आता है? शून्य। तो शून्य इधर हमने लिख दिया। शून्य के दाईं तरफ संख्याएं होती है। अगर अब शून्य के बाईं तरफ भी संख्याएं हो, जैसे -1, -2, -3, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संख्या रेखा में शून्य के दोनों ओर स्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, या दूसरी परिभाषा संख्या रेखा पर शून्य के दोनों ओर स्थित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, संख्या रेखा पर शून्य के दोनों स्थित संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, यहाँ जितनी भी संख्याएं वो सब धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक संख्याएं क्या है? धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो एक प्रश्न बनता है कि सभी संख्याएं यदि ऋणात्मक है तो क्या वे पूर्ण संख्याएं हो सकती है? क्या पूर्ण संख्याओं का समूह हो सकता है? क्या प्राकृत का समूह हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। वो किसका समूह है? पूर्णांक संख्याओं का। तो पूर्णांक संख्या क्या होगी? जो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। अब आगे अपना परिमेय संख्या, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर भिन्न कहते थे। तो वे संख्याएं जो अंश बटा हर या p बटा q के रूप में लिखी जाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इनको कहते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्याओं का उदाहरण सामान्यतः जो भिन्न थी अपनी 1/2, 3/4। अच्छा, 1 और 2, एक अंश 2 हर। एक कौन सी संख्या है? आप कह सकते हो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। 2 भी प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है। अच्छा, हम एक परिभाषा और बना सकते हैं कि 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात क्या कहला सकती है? परिमेय संख्या। इसके अलावा अब माइनस में भी होती है,
पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अब भिन्न में आगे और टॉपिक आते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, वो आगे की जानकारी आगे कक्षाओं में होती है। अभी परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये 4 संख्याएं, इनकी परिभाषाएं हमने पढ़ी। मेन आते हैं पूर्णांक संख्याओं के परिभाषाओं पर आधारित कुछ प्रश्न, सत्य असत्य के रूप में इनका करना है। पहला प्रश्न है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो प्रश्न के अनुसार परिभाषा में जो परिभाषा क्या कहती है, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जबकि प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से, यानी प्राकृत संख्याओं में एक शून्य आता ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, अतः उत्तर आएगा असत्य। दूसरा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब ये पहले का विलोम है तो सीधी सीधी बात है, तो वो असत्य है, तो यह क्या होगा, सत्य है। स्पष्ट है, जब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू है, 1 से अनंत तक, तो 1 से अनंत तक का समूह पूर्ण संख्या में भी आता है। अतः सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। प्रश्न संख्या 3, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। तो पुनः परिभाषा के अनुसार प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक और पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, या कह सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। अगर पूर्णांक तो सारे क्या हो गए, धनात्मक भी हो गए ऋणात्मक भी, और प्राकृत क्या हो गए, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक। अतः प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, तो इसका आंसर हो गया सत्य। ठीक है, अगला देखो, सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं। तो पूर्णांक आपके सामने स्पष्ट है, ये धनात्मक भी है और साथ में क्या है, ऋणात्मक भी है। अतः यह क्या है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, तो यह सीधी सीधी बात है, क्या हो गया, असत्य। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुण। पूर्णांक संख्याओं के गुण, पहला है सामर्थ्य, दूसरा क्रम विनिमयता, तीसरा साहचर्य। क्या होते हैं नियम, बारी बारी सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य वहां गुण होता है जैसे दो संख्याओं का योग, घटाव, गुणा व भाग करने पर यदि हल भी वापस वही संख्या, जैसे हम पूर्णांक की बात करें, यदि दो पूर्णांक संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग करें और हल भी वापस एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, तो यह गुण पूर्णांकों की सामर्थ्यता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 2 और 3 को जोड़ा। 2 कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है, हालांकि 2 पूर्ण भी है और प्राकृत भी है, लेकिन 2 पूर्णांक भी है। तो 2 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब इनका योग कितना आता है, 5, और 5 भी क्या है, पूर्णांक। यानी 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा और हल भी क्या प्राप्त हुआ, एक पूर्णांक संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो योग में सामर्थ्य होती है, यानी पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हल भी वापस क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक संख्या। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, -1 प्लस -3। -1 पूर्णांक है, -3 भी एक पूर्णांक है, दोनों का योग करते हैं। अब हमने छोटी कक्षाओं में योग कैसे किया था, उसका भी थोड़ा वापस अध्ययन करते हैं। -1 संख्या रेखा पर यहाँ स्थित है, निशान किसका है, योग का। तो योग के लिए अब हमें पता है जब योग हो तो संख्या रेखा में दाईं तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं -1 पे खड़ा हूँ और मेरा मुंह किधर है, दाईं तरफ, तो मुझे बढ़ना कहाँ है, दाईं तरफ, इधर जाना है। लेकिन आगे क्या है, -3, तो -3 है तो मुझे 3 कदम चलना जरूर है, लेकिन माइनस है तो मैं विपरीत दिशा में चलूंगा। अतः मैं खड़ा कहाँ हूँ, -1 पे, तो मुझे 3 कदम पीछे आने पड़ेंगे, मुंह उधर ही रहेगा, लेकिन आना कहाँ पड़ेगा, पीछे। तो -1 के बाद मैं 3 कदम पीछे आऊंगा, 1, 2 और 3, तो मैं कहाँ पहुंच गया, -4 पे। अतः इन दो संख्याओं का योग कितना है, -4, और -4 भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो यहाँ से फिर सिद्ध हो गया कि पूर्णांक संख्या है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों ही सामर्थ्य होती है योग में। अब एक उदाहरण लेते हैं हम घटाव का। तो 2 -3, 2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक, 3 भी कौन सी है, पूर्णांक। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो वही वापस एक छोटा सा उदाहरण। अभी जो संख्या रेखा पर ये जो हल कर रहे हैं सिर्फ छोटी संख्याओं के लिए उचित है, बड़ी संख्याओं के लिए हम इतनी बड़ी संख्या रेखा नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पे 2 -3, तो 2 यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ, माइनस घटाने के लिए संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मुंह किधर घुमाना पड़ेगा, बाईं तरफ, तो इधर आना है। अब कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है, तो यहाँ से 3 कदम, 1, 2 और 3, तो मैं कहाँ पहुंच गया,
1 पे, तो 2 में से 3 घटाने तो कितना प्राप्त हुआ -1। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि अगर पूर्णांकों को घटाया जाए तो वहां भी योग में घटाव में क्या होती है, सामवृत होती है। योग में तो सामवृत है ही है, इसके साथ क्या हो गई, घटाव हो गई। नेक्स्ट उदाहरण है -2 गुणा 3, दोनों पूर्णांक के गुणा हो रही है, आंसर कितना आएगा -6। -6 भी कौन सी संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला है 4 भाग 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो सिंपल सा कितना आएगा 2, ये तो सिंपल सा है कि इसमें ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अच्छा, अब यहाँ भाग में इन दोनों का हल भी एक पूर्णांक संख्या आया है, लेकिन अगला एक उदाहरण लेते हैं 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, जब पूरा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 3/2, यहाँ कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। यदि अब इसको हम भिन्न या दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1.5। अब 1.5 तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी, दशमलव संख्या होगी या कहीं तो परिमेय संख्या होगी, अतः यह पूर्णांक संख्या की श्रेणी में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो भाग में सामवृत नहीं होती, योग में सामवृत होती है, घटाव में सामवृत होती है, गुणा में भी सामवृत होती है, लेकिन भाग में सामवृत नहीं होती है। इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्यों के उत्तर हाँ या ना में देते हैं। तो पहला देखिए 5 गुणा 2 गुणन में सामवृत है, तो जैसे पहले उदाहरण हल किए थे वैसे सेम यहाँ अब ये 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10, 10 कौन सी संख्या है, पूर्णांक है, अतः यह गुणन में सामवृत है। इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ। -2 प्लस -5 दोनों पूर्णांक है, दोनों के बीच में योग का निशान है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि पूर्णांक होते हैं वो योग में सामवृत होते हैं, अतः -2 प्लस -5 योग में सामवृत होते हैं। हाँ, ये आ गया भाग का। -3 भाग 2 क्या भाग में सामवृत है, तो इस उदाहरण को देखा हमने भी, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग में सामवृत नहीं होती, तो यहाँ आएगा नहीं। लास्ट है 5 - 9 क्या घटाव में सामवृत है। अब 5 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, तो -4 भी क्या एक पूर्णांक है, तो हाँ घटाव में सामवृत है। तो पहला जो नियम था सामवृत भाग में नहीं होता है, बाकी योग, घटाव और गुणन इन सभी में पूर्णांक संख्या सामवृत होती है। 2 + 3 = 5। अब इनका क्रम बदल दिया जाए, 3 आगे ले हैं 2 पीछे ले गए तो कितना हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अतः पूर्णांक संख्या योग में क्रम विधि में होती है। दूसरा एग्जांपल है -2 को गुणा करते हैं -3 से, तो हल कितना आता है 6। अब सेम जैसा ऊपर दिया वैसे यहाँ कर देते हैं, दोनों के क्रम बदल दिए, फिर भी हल कितना आया 6। हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं योग के साथ साथ गुणन में भी क्रम विधि में होती है। फिर अगला है 5 - 7, यानी हमने घटाया संख्याओं को, 5 में से 7 घटाने पर प्राप्त हुआ -2। अब वही वापस इसमें भी क्रम बदल दिया, -7 को आगे ले 5 को पीछे ले गए, फिर भी कितना प्राप्त हुआ 2। अतः हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं घटाव में भी क्रम विधि में नियम का पालन करती है। अगला है 4 भाग 2, ये महत्वपूर्ण है। 4 में 2 का भाग देने पर प्राप्त कितना होगा 2। अब मैंने क्रम बदल दिए यानी उल्टा कर दिया, यानी 2 में 4 का भाग देंगे, तो 2 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ हल कितना आ रहा है 0.5 और यहाँ कितना आ रहा है 2। हल समान है नहीं है, अतः हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं भाग यानी विभाजन या भाग के दौरान क्रम विधि के नियम का पालन नहीं करती है। अगला अपना है साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब संख्याओं का वह गुण जिसके अंतर्गत गणितीय संक्रिया हो, यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनके अंक समान आते हैं। इसमें मुख्यतः कोष्ठक का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर 2 प्लस, अब 3 और 4 कोष्ठक में है, ब्रैकेट में है, तो इन दोनों का योग कर लेंगे, पहले हल करते हैं। 2 + 7 कितना आया 9। अब वापस अलग एक कोष्ठक 2 और 3 के ऊपर लगा दिया जाए, फिर जब क्या आना है समान ही आना है। 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 में 4 जोड़ो तो कितना आया 9। अतः पूर्णांक संख्याएं योग में
साचर्य होती है या कह सकते हैं कि साचर्य नियम का पालन करती है ना। शुरू है। आज हमने पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा के साथ साथ उनके गुण, सांख्य, क्रम, विनिमय और साचर्य नियम का अध्ययन किया। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।